गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कराए थे और अब आज हम आपको इंपल्सिव फोर्स के बारे में बताएंगे। चलो देखिए, इम्पल्स के बारे में आपने 9th क्लास में या उससे पहले भी इसका नाम सुना है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है? दैट इज, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, a large amount of force acts on a part of a body for a small time interval। एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। मैं बता देता हूं, a large amount of force acting on body for small time। स्मॉल टाइम इंटरवल, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगाया जाता है, उसको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर? एंड इट इज डिनोटेड बाय जे, इसको जे से डिनोट किया जाता है। समझ आ गया? एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी। डी जे से लिख देता हूं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, एफ फोर्स ऑन ए बॉडी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टाइम इंटरवल। देखिए ध्यान से, एक कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप समझ जाओगे। एग्जांपल्स मतलब जैसे कि आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आ रही है, आपने उसको कैच करना है, ठीक है? अगर आप अपने हाथ यूं ही होल्ड रखोगे तो बॉल आपके हाथ पर फोर्स लगाएगी और जैसे आपके हाथ पर आपके हाथ के कॉन्टेक्ट में आएगी तो कंप्लीट अपने फोर्स को आपके हाथ पे ट्रांसफर करेगी। अगर आपका हाथ यही रहेगा तो आपके हाथ पे चोट लगेगी। अगर मान लीजिए ये कहा जाता है कि भाई बॉल आ रही है और आपने उसको कैच करना और आप हाथ पीछे की तरफ लेकर आते हो, मतलब आपके हाथ के कॉन्टेक्ट में आने के बाद आपका हाथ पीछे गया तो इसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया। मेरी बात समझ गए? अगर टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया तो आपके हाथ पे जो चोट लगनी चाहिए थी, जो फोर्स लगना चाहिए था, वो डिक्रीज हो गया। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? मीन्स आप ये भी कह सकते हो, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए स्मॉल टाइम टू चेंज इट्स मोमेंटम, टू चेंज इट्स मोमेंटम, उसके मोमेंटम को चेंज करने के। समझ आ गया? हमने देखा कि बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो तेजी से वो बॉल आ रही है, ठीक है? और उस बॉल को हमने स्टॉप करना है, कैच करना है, पकड़ लेना है। क्लियर है? तो हमने क्या कह दिया भाई कि ये इम्पल्सिव फोर्स है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप कहीं जंप करते हो, जैसे ही आप कहीं जंप करते हो तो जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि आपको है ना मिट्टी में जंप करना है, बहुत सारी बालू मिट्टी गिरी हुई है, ठीक है? आप उसमें जंप करोगे, इजी रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये सीमेंटेड जगह है या ये फ्लोर है, फर्श है, सीमेंटेड है, आपको यहां जंप करना है तो आपके पैर पे यहां चोट आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप जंप करोगे तो मिट्टी में आपके पैर नीचे की तरफ धंस जाएंगे, मतलब सैंड के कांटेक्ट में आने के बाद आपके पैर नीचे चले जाएंगे और उनका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। सीमेंट में ऐसा नहीं है। या फिर आप जंप करते हो, एकदम सीधे जंप कर जाओ, या फिर आप जंप करने के साथ साथ बैठ जाओ। जैसे ही आप बैठ जाते हो तो कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स चेंज हो रहा है, ओके, उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया है। मेरी बात समझ आ गई होगी? पॉइंट क्लियर हुआ होगा? जैसे कि आपके पास जो मोमेंटम चेंज करना था तो उसका टाइम इंटरवल इंक्रीज हो गया तो डी जे अपॉन क्या हो गया, dt, और ये टाइम इंटरवल जितना इंक्रीज होगा फोर्स आपकी बॉडी पर उतना ही कम लगेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स बताए हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। हम ये भी कहेंगे इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू टाइम इंटरवल। फोर्स का टाइम इंटरवल के साथ जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, इंपल्स होगा। हमने ये लिखा हुआ है J इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई टी, ये भी आप लिख सकते हो। क्लियर है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। इसको चेंज इन मोमेंटम भी बोला जाता है। देखिए ध्यान से, चेंज इन मोमेंटम मैंने यहां पर लिखा है टू चेंज इट्स मोमेंटम या टू चेंज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है। तो इसी को डिफाइन करते हैं। तो हमने इसको कह दिया कि इसको हम चेंज इन मोमेंटम भी बोलेंगे। मीन्स J इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हो, डी। क्लियर। तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो हम इसकी यूनिट के बारे में बताते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले। अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो बेटा क्या हो जाएगी यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो एसआई यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकंड। हो गई भाई। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो डाइन सेकंड। और यहां क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम भी लिखा हुआ है। चेंज इन मोमेंटम हो या मोमेंटम, एक ही बात है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, अरे मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और यहाँ क्या लिख दोगे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये दोनों इसी की यूनिट है, एक एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात की जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो जो मोमेंटम का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा m1l1t माइनस। यही आपके इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, निकाल कर देख सकते हो। क्लियर है। अगला पॉइंट मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि एक हमारे पास आता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या आता है भैया, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। या फिर आप इसको दूसरा लिखने का जो तरीका है कि चेंज इन इंपल्स को क्या लिखोगे, P2 माइनस P1 सॉरी J2 माइनस J1 इज इक्वल टू F इंटू डेल टी। डेल टी का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो T2 माइनस T1, चेंज इन टाइम। ये भी लिखने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। चलो देखिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पढ़ेंगे, साफ करते हैं। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ये क्या होती है भाई। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम हम पढ़ेंगे। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, impulse of a body is equal to change in momentum, change in its momentum। ठीक है भाई। किसी भी बॉडी का जो इंपल्स होता है वो उसके चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है।
दैट इज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मींस J इज इक्वल टू dp। क्लियर है? ये आपने प्रूव करना है, ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की स्टेटमेंट है। कैसे प्रूव करेंगे? हमने क्या कहा भाई, वी नो F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dp अपॉन dt। F इज इक्वल टू क्या होता है भैया, dp अपॉन dt। हमने क्या कहा भाई, dp इज इक्वल टू F इंटू क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया। हम क्या कहेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे। dp इज इक्वल टू F इंटू dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, एक तरफ तो टाइम चेंज हो रहा है, एक तरफ मोमेंटम चेंज हो रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो बताना है। हमने कहा व्हेन मोमेंटम चेंज, लिमिट बता दीजिए कहां तक कहां होगा, P1 टू P2 एंड टाइम चेंज T1 टू T2। इन्होंने बता दिया कि मोमेंटम तो P1 से P2 चेंज हुआ है और टाइम T1 से T2 चेंज हुआ है। मोमेंटम P1 से P2 चेंज हुआ तो आपको पता है इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट पॉइंट P1 है, अपर P2 है, यहां से शुरू किया जाएगा। इसी तरह टाइम T1 से T2 है तो यहाँ T1 और यहाँ T2। क्लियर है? अब dp का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, p। ये हमने आपसे पहले भी बताया हुआ है बेटा, 1 का इंटीग्रेशन p के रिस्पेक्ट में करना है तो p होगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है तो x होगा। ये होता है, फॉर्मूले हम आपसे बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ 1 का इंटीग्रेशन है, p के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, p लोअर लिमिट पॉइंट और अपर लिमिट पॉइंट। f हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dp T1 से T2, तो वही सेम आ गया। अगर 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा भाई, t लिखा जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको और आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो p आ गया, T1 P2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया भाई f, और dt का इंटीग्रेशन t बता दिया 0, T1 से T2 या 0 से t भी आप कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है वहां पर अपर लिमिट पॉइंट, मतलब p के रेस्पेक्ट में किया तो p की जगह पर P2, फिर माइनस का साइन, फिर p की जगह पर P1 रखना है, हो गया इज इक्वल टू f। अब यहाँ t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था तो t की जगह पर क्या लिखना है, T2 माइनस T1। क्लियर? अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ गया बेटा, P2 माइनस P1। इसको हम dp से लिख देंगे या डेल p से भी लिख सकते हो, इसको कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f है, T2 माइनस T1 क्या है, डेल t, टाइम इंटरवल। और आपने पढ़ा था f इंटू डेल टी क्या होता है, j इम्पल्स। वी नो f इंटू डेल टी क्या होता है भाई, j, देन dp इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, j। यही तो हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मेरी बात समझ गए भाई? तो हमने क्या किया, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की स्टेटमेंट बताई और उसका प्रूफ कर दिया। ये आपके पास क्लियर? तो आप एक बार स्नैप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। Measurement of impulse by graphical method। ग्राफिकल मेथड से आपने इम्पल्स को मेजर करना है। मैं आपको बता रहा हूं,
इम्पल्स होता है J इज इक्वल टू F इंटू टी, या डी टी भी कह सकते हो, डेल टी भी कह सकते हो, चेंज इन टाइम में, सीधा सीधा ये मतलब। क्लियर? हम ये कहते हैं फर्स्ट पॉइंट में, when constant force acting, when constant force acting on body, अगर किसी बॉडी पर कांस्टेंट फोर्स लगाया गया तो हमें ग्राफ बना रहे हैं, ये फोर्स है, यहां पर टाइम है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे है। मेरी बात समझ गए? टाइम आपका जरूरी नहीं है जीरो से शुरू करो, आप ये कहो कि टाइम हमारा यहां से शुरू हुआ तो ग्राफ आपका यहां से शुरू हो जाएगा। आपकी मर्जी है ग्राफ को कहां से शुरू करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हो ग्राफ ए से बी, यहां से यहां तक आ गया, कांस्टेंट फोर्स है, हर पॉइंट पर सेम है। अब क्या कहोगे, यहां से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करी, टाइम पीरियड नोट किया T1, यहां से डॉट डॉट लाइन आपने नोट की, टाइम पीरियड नोट किया T1 T2 टाइम पीरियड आपने नोट कर लिया। अब आप क्या कह रहे हो, इस पॉइंट को आपने सी पॉइंट बोल दिया और इस पॉइंट को डी पॉइंट बोल दिया। समझ आ गया होगा? अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसके अंदर आपको बताते हैं, हम क्या कहेंगे बेटा, वी नो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टाइम। बेटा अगर हम यहां पर फोर्स की बात करते हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, here F is same, F क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, तो F कितना है, ये जो हाइट है ये फोर्स की तो है भाई वाई एक्सिस में, विच इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए बेटा, 80, बोलो लिख देंगे नहीं। उसके बाद हम क्या कहेंगे बेटा, चेंज इन टाइम, डेल टी, तो क्या कहा जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 की बात करते हैं तो बेटा यहां से यहां तक की जो वैल्यू है वो क्या है, T2, और यहां से यहां तक की वैल्यू है वो क्या है, T1। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, सी डी। बोलो आएगा कि नहीं? हमने इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट किया तो J इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, F की वैल्यू क्या हमारे पास, AD मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, CD। AD मल्टीप्लाई बाई CD, सॉरी AD था ना, हाँ, AD मल्टीप्लाई बाई CD, इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर FT का। ये जो मैं आपको लाइन लाइन बनाकर दिखा रहा हूं, ये जो एरिया आ गया है, इस एरिया को हम इम्पल्स बोलेंगे, इज इक्वल टू क्या कहा जाएगा, एरिया अंडर FT। ये बात याद रखना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, हमने ये कहा इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर मान लीजिए फोर्स वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम ग्राफ बनाएंगे भाई, वेरिएबल फोर्स का ग्राफ भी शो करना पड़ेगा, इधर T और इधर आपने क्या कह दिया, F। आपने कहा कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का है, चेंज हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं वी टेक ए स्मॉल इंटरवल, यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल इंटरवल ले लेते हैं, कहीं पर भी ये स्मॉल इंटरवल ले लिया, हियर वी टेक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है भाई। अगर यहां स्मॉल इंटरवल लेते हैं, ए बी पर देखिए, मैंने कहा ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, डी। समझ आ गया, स्मॉल इंटरवल टाइम ए बी और आप सी डी भी कह सकते हो, ये जो टाइम है स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहे हो तो हम क्या देंगे भाई, यहां पर हियर ए डी इज फोर्स एक्टिंग at that time and change its force is small, change it
force changing is very small. यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स की वैल्यू वेरी स्मॉल अमाउंट चेंज हो रही है। आप कहोगे कि ए पर देखा जाए इतना है और बी पर देखा जाए इतना है, कि आप चेंज इन फोर्स को निकाल ही नहीं सकते। इतना स्मॉल टाइम इंटरवल हमने लिया हुआ है, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल हमने लिया। जो ए बी हमने जो लिया ये स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसमें जो चेंज इन फोर्स है वो वेरी वेरी स्मॉल है। एंड वी टेक एफ, दैट इज एफ, हम उसको एफ मान लेते हैं। मेरी बात समझ आ गई? अब हम कहेंगे कि अगर हम ये एरिया, ये जो ए बी हमने जो डॉट डॉट लेकर लिया हुआ है स्मॉल सेगमेंट, हम यहां पर ये कह रहे हैं ये स्मॉल सेगमेंट है, देन डी जे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्पल्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्पल्स। जो डी जे होगा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्पल्स होगा फॉर स्मॉल इंटरवल सी। जो हमारा ये इंटरवल है ये कंप्लीट नहीं है, यहां से यहां तक का नहीं है भाई, मेरी बात समझ गए? वरना हम इसको सी डैश बोलते हैं, इसको डी डैश बोलते हैं, या ओ लिख देते हैं, इसको डी डैश लिखने की जरूरत नहीं, ओरिजिन से। ये इतना बड़ा टाइम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टाइम इंटरवल, और उसके लिए जो हमारा इंपल्स होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट। अब डी जे की वैल्यू निकालते हैं तो फोर्स मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टाइम। बेटा यहाँ फोर्स क्या लिया हुआ है आपने, ए डी लिया हुआ है, ए डी मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया, सी डी, और इस डी जे को क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब जो ये आपने लिया हुआ है इस एरिया की बात कर रहे हो जो स्मॉल इंटरवल में आपने लिया हुआ है। क्लियर है? फॉर फाइंड आउट कंप्लीट इंपल्स, फॉर फाइंड आउट कंप्लीट इम्पल्स। जब आपने कंप्लीट इम्पल्स फाइंड आउट करना है क्या करेंगे, समेशन और इंटीग्रेशन, दैट इज समेशन ऑफ डीजे। क्योंकि आप कहोगे कि ऐसा इंटरवल हम यहां भी ले सकते हैं, ऐसा ही इंटरवल यहां ले सकते हैं, और ये इंटरवल निकाल निकाल के आप इनको ऐड कर सकते हो और इंटीग्रेशन कर दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक ही बात है। जब इस तरह के एरिया निकाल निकाल कर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, जे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ, इसको ए डैश लिख देता हूं, या इसको सीधा लिख देता हूं, एरिया अंडर एफ टी कर्व। मतलब किसी भी तरह का कर्व हो उसके नीचे का जो एरिया होगा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास इम्पल्स हो जाएगा। कि किसी भी तरह का कोई एरिया आ जाए उसके नीचे का किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ आ जाए उसके नीचे का टाइम पीरियड के साथ एक्सिस के साथ एरिया निकाल दीजिए, हमारे पास इम्पल्स निकल के आ जाएगा। जिस तरह से आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकाल के दिखाई थी, जो हमारे पिछले वीडियोज हैं आप उनको देख सकते हो, पिछली क्लासेस को आप देख सकते हो। क्लियर है? तो इसी तरह से देखिए, अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक याद दिलाता हूँ भाई। एफ ये जे इज इक्वल टू क्या लिख रहे हो, एफ इंटू टी। तो बेटा अगर इनके इसके फॉर्मूले में इन दोनों का प्रोडक्ट है तो इन दोनों से मिलकर जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को, उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उस एरिया को ही हम इम्पल्स कहेंगे, उसके नीचे का एरिया निकालना है। जैसे कि आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई क्या लिख देते हो, टाइम। तो 80 ग्राफ के अंदर जो एरिया निकालोगे तो वेलोसिटी निकल के आती है, एवरेज वेलोसिटी। समझ आ गया कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल इसके करके बता देता हूं जो काफी जरूरी है, उसके बाद अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलो देखिए। ये फोर्स है, ये टाइम है, पॉइंट लिख रहा हूं ओ ए बी सी डी। क्लियर?
और उसके बाद डॉट डॉट ये, मैं इनके लेवल बता देता हूं, 3, 2, फोर्स ये न्यूटन में है बेटा, और इधर है 1.5 एंड 2.534 ये दिया हुआ है, ये टाइम सेटिंग है। आपसे कहा जाता है फाइंड इम्पल्स, आपने इम्पल्स फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करें? तो अभी अभी हमने आपसे बताया कि इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा भाई, एरिया निकाल देना है। क्या निकाल देना है? एरिया। जब हम इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ओ ए, इसको ए डैश लिख दूं, ओ ए डैश प्लस ए बी, इसको बी डैश लिख दूं, ए बी डैश, एरिया ऑफ ए बी डैश ए डैश, इसको सी डैश और इसको डी डैश लिख दिया, प्लस आगे लिखेंगे एरिया ऑफ बी सी डैश बी डैश प्लस एरिया ऑफ सी डी डैश सी डैश। मतलब आपने जैसे कि ये इस तरह का ग्राफ आ जाए तो हम अलग अलग एरिया निकाल देंगे। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एरिया अलग से निकालो, क्योंकि एक साथ निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि जो ये रेक्टेंगल बन रही है इसका एरिया अलग से निकालो, यहां से यहां तक, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो एरिया है ये अलग से निकाल दो, और उसके बाद जो ये वाला एरिया है इसको अलग से निकाल दो। मेरी बात समझ गए? मैंने ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये सारे पॉइंट लिखे, इन सब का एरिया अलग अलग निकाल कर ऐड कर दो। इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा भाई, J इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस कितना है 1.5, हाइट कितनी है इस कंप्लीट की 3, प्लस एरिया आ गया। अब ये रेक्टेंगल बन गई, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 मल्टीप्लाई बाई, भाई ये कंप्लीट कितनी है 3 और ये कितनी है 1, प्लस अब ये ट्रेपेजियम बन गई। ट्रेपेजियम बन गई तो क्या था फॉर्मूला ट्रेपेजियम का, 1/2 मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब 3 + 2 मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5 प्लस अब ये फिर दोबारा से एक रेक्टेंगल बन रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि ये हाइट कितनी है 2 और ये 3, 2, 4, 1, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इन्हीं वैल्यूज को पुट कर देते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। अब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, किसमें आ जाएगा ये न्यूटन से आंसर आ जाएगा, जो भी आए उसको लिख देना। क्लियर है? तो आप इस तरह के इम्पल्स के कुछ न्यूमेरिकल आप करके देखना, चेंज इन मोमेंटम के न्यूमेरिकल, इम्पल्स के न्यूमेरिकल कुछ आप करके देखोगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।